नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप में विजेता बनी है। और इसके साथ ही बता दें कि पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया है और इसके साथ ही भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने टीम को बधाई दी है। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटियों को बधाई दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और ये जीत आने वाले पीढ़ियों को खेल में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। पीएम मोदी ने लिखा है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। फाइनल में बेहतरीन स्किल और भरपूर आत्मविश्वास दिखा। पूरी टीम ने दोगुना मेहनत और जज्बा दिखाया है और ये ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियंस को प्रेरणा देगी। हमारे खिलाड़ियों को बधाई दी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय बेटियों ने पहली बार ये खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और आज अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के दम पर देश को ये बड़ा सम्मान दिला है। अमित शाह ने भारत की जीत पर पोस्ट किया और लिखा कि विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही महिला विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए सभी लगातार बधाइयों का उनको तांता लगा हुआ है। और ये ट्रैफिक हाथ से फिसलने को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम विश्व विजेता बन गई है और महिला टीम को ये पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती गई है। तो वहीं बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्पोर्ट्स स्टाफ और चयनकर्ताओं के लिए 51 करोड़ नगद पुरस्कार की घोषणा की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इस पर बधाई दी है। भारत की बेटियों ने बता दें कि इतिहास रच दिया है और इस दौरान कई नेता और बता दें कि भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है और पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया है और साउथ अफ्रीका को करारी हार दी गई। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो, क्योंकि भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। अनीता, ये बहुत बड़ी जीत है, अद्भुत, अकल्पनीय मानी जाएगी, क्योंकि ये ऐसा सूखा था जीत के मैदान का, जो बेटियों के लिए, और बेटी बहुत समय से तरस रही थी। चाहे झूलन गोस्वामी हो जाए, अंजुम चोपड़ा हो जाए, जितने बड़े बड़े नाम महिला क्रिकेट के रहे हैं, सब ने ये सपना देखा था कि हमारे हाथ में भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार 2 तारीख मुकर्रर थी जब ये ट्रॉफी और जब एक कप हमारे हाथ में आना था। वो कल मुंबई की सरजमी पे जब हमारी बेटियां उतरी मैदान पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो शुरू से लग रहा था कि आज ये कुछ कर गुजरेंगी। लड़कियां जो हैं आज कुछ कर के ही मानेंगी। बीच में आपने देखा कि जब उनकी साउथ अफ्रीका जो उनकी कैप्टन थी, तो जिस तरीके से धुआंधार उन्होंने बैटिंग करी है, ऐसा लग रहा था बीच में कि ये मैच कहीं ना कहीं हाथ से निकल ना जाए। लेकिन जैसे उनका विकेट को चटकाया राधा रानी ने, उसके बाद में फिर लगातार विकेटों का जो पतन हुआ, तो ये लग गया था कि 100% हमारा जो अधिकार है और कब्जा इस ट्रॉफी पे होने वाला, वो अंततः हो गया। तो उसके बाद में जब आपने देखा होगा, जैसे ही आखिरी बॉल डाली गई है, उसको कैच आउट करा था हमारे प्लेयर ने, तो उसके बाद पूरे देश में ये समझिएगा, दीपावली तो 20-21 तारीख को हो गई थी, लेकिन दूसरी जो दीपावली मुझे लग रहा है वो कल मनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं अब चूल्हे चौके से निकलकर फील्ड में जाकर और स्टेडियम में चौके छक्के मार रही हैं। नहीं, बिल्कुल अनीता, ये देखो, ये बेटियों की जो जीत है और बेटियों का जो बड़ा कारनामा होता है, वो एक जगह के फलक से निकल के उस गांव तक, उस शहर तक भी जाता है और सबकी दरवाजे पर दस्तक भी देता है, जाके देखिएगा हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। चाहे उत्तर प्रदेश के बहुत ही सुदूर इलाके हों, चाहे आदिवासी इलाके हों, तो हर जगह ये कल खबर गई, लोगों ने टीवी पे देखा, मैच देखा, तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है लड़कियों के लिए, और न सिर्फ लड़कियों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, जो लड़कियों को, जैसे आपने कहा,
चौला चौका करवाते हैं और पढ़ाई नहीं करवाते हैं, घर में ही रखते हैं, काम धाम करवाते हैं, तो उनको भी इस तरह की जीत बड़ी ऊर्जावान बनाती है, ऊर्जा देती है कि नहीं, जब वो लड़कियां कर सकती हैं तो हमारी लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं। अगर अनीता इस समय जो टीम हमारी खेल रही है उनमें तकरीबन लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत गरीब घरों से निकली हुई हैं, अभावों में निकल के उन्होंने एकेडमी किया है और कठिन परिश्रम के साथ में आज वो इंडिया के फलक पर जो लहरा है झंडा, मुझे लग रहा है ये बरसों बरस तक इसकी जो सफलता की चमक है वो हरी रहेगी और आने वाले जितने भी टूर्नामेंट वगैरह हैं उसमें भी ये जो टीम है कुछ कर गुजरने वाली, ये आगे भी इसी तरीके से कारनामे करेगी। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि साउथ अफ्रीका को हराकर ये बड़ी जीत हासिल की गई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बधाइयां दी है। भारतीय महिला टीम के लिए बीसीसीआई और 51 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। भारत की बेटियों ने बता दें कि इतिहास रच दिया है और बता दें कि भारत ने जीत हासिल की है, महिला विश्व कप का खिताब जीता है और दक्षिण अफ्रीका को 52। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की बेटियों को बधाइयां दी है। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है और ये बहुत बड़ा मौका है जब भारत की बेटियों ने ये इतिहास रचा है। इसके साथ ही तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ये हादसा खानापुर गेट के पास उस समय हुआ जब TGSRTC की बस एक ट्रिपल ट्रक के आमने सामने से टकरा गया था और पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह के समय हुआ है जब ट्रिपल गलत दिशा में आ रहा था और बस से जा भिड़ा। पुलिस के मुताबिक यहां पर एक ट्रिपल ट्रक जो कि पूरी तरह से भरा हुआ था और राज्य परिवहन विभाग की बस के सामने से टक्कर मार दिया है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का माल बस पर जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हादसे की प्राथमिक वजह ट्रक चालक की गलत दिशा में वाहन चलाना था और फिलहाल चालक की पहचान की जा रही है और मामले को दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस लगातार अब जांच पड़ताल में जुट गई है। इसके साथ ही तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार कहर ने 40 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और अलग अलग राज्यों में रफ्तार का लगातार ये कहर देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में 20 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, जोधपुर में 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। तेज रफ्तार ने कई परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तेलंगाना का है और एक जोधपुर का। तेलंगाना में बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं जोधपुर में 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के सामने। पहली तस्वीर तेलंगाना की है, जहां पर रंगारेड्डी जिले में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही दूसरी जो तस्वीर है वो जोधपुर से है, जहां पर 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। बता दें आपको कि राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से पीछे से जा घुसी और बस में सवार यात्री जोधपुर क्षेत्र में बीकानेर जिले के दर्शन के लिए जा रहे थे और इसके साथ ही ये बस सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि लगातार सड़क हादसा देखने को मिल रहा है और तेज रफ्तार का कहर कई लोगों की जान ले चुका है। तेलंगाना में 20 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं जोधपुर में 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले फेज की वोटिंग होने वाली है। 6 नवंबर को यहां पर मतदान होंगे और इस बार मैदान में 3 प्रमुख दलों के बीच मुकाबला होने वाला है, महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज पार्टी। हालांकि महागठबंधन और एनडीए को सबसे बड़ा दल माना जा रहा है, जिसमें कई घटक दल शामिल किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान लगातार जारी है। पीएम मोदी आज भी राज्यों में 2 बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का पहला संबोधन सहरसा जिले में है और यहां वो दोपहर को जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और इसके बाद से पीएम मोदी कटिहार जिले के लिए रवाना होंगे, जहां वो 3 बजे के बाद दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे।
इससे पहले रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय रहे थे। उन्होंने आरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने आरजेडी सहित पूरे महागठबंधन पर तीखा हमला बोला था। शाम के समय प्रधानमंत्री ने पटना में एक रोड शो भी किया, जिसका चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी की जनसभा कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मतदाताओं को साधने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य रूप से एनडीए सरकार के विकास कार्यों और महागठबंधन पर जंगलराज के मुद्दे पर हमला करने की संभावना है। और इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार में लोगों को संबोधित करेंगे। उनकी 3 सभाएं आयोजित की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज जनसभा करने वाले हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसके साथ ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार बिहार में विधानसभा को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और आज तो अखिलेश यादव का भी यहां पर संबोधन होने वाला है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है और विगत कई वर्षों में पूरे देश ने जिनके सामने खास करके जो युवा पीढ़ी है और देश की जो माताएं बहनें हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि यही वो देश का बेटा है जो देश को आगे लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में भी और वैश्विक मंचों पर भी आप देखिए तो भारत की ख्याति किस तरीके से बढ़ी है। आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात होती है तो डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा है और वो लगातार काम कर रहे हैं और जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर बिहार के लोगों के उत्थान के लिए लगी हुई रहती है। खास करके जब युवाओं की बात हो तो युवाओं के लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं बिहार में चल रही हैं। इसके अलावा उद्यमिता से संबंधित अगर योजनाओं के संदर्भ में बात हो तो उद्यमिता को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी का आगमन बिहार में हुआ। विभिन्न मंचों से उन्होंने बताया कि लघु एवं कुटीर उद्योग काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य को समृद्ध करने में और उसको आगे बढ़ाने में, पलायन रोकने में उसकी भूमिका होती है। अगर प्रत्येक गांव में हम लघु एवं कुटीर उद्योगों को वहां पे स्थापित कर पाए तो निश्चित रूप से जो पलायन का काल पूरे बिहार ने लेकिन महागठबंधन भी कहीं ना कहीं लगातार एनडीए को घेर रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और आज तो अखिलेश यादव भी हैं, तो कितना कड़ा टक्कर मान रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में हैं। देखिए, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने गठबंधन करके रखा हुआ था। केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा होती है तो ये लोग आपस में गठबंधन करते हैं। राजकीय परिदृश्य में अलग अलग राज्यों में जब मौका मिलता है ये लोग एक दूसरे का गर्दन काटने में तुल जाते हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश सिंह का ही बयान था कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे धोखेबाज पार्टी है, सबसे धोखेबाज लोग हैं कांग्रेस में। तो किस बात पे भरोसा करेंगे? जो बात उन्होंने उधर कही थी या जो बात आकर के यहाँ कहेंगे? यहाँ तो वो अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए आ रहे हैं और आ रहे हैं तो उनको थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी उनकी उत्तर प्रदेश में रही और उनको एक भी सीट यहाँ पे प्रदान नहीं किया महागठबंधन ने, फिर भी वो आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा कहा जा रहा है कि उन्होंने सीट ही नहीं मांगी। अखिलेश यादव को सीट नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने सीट लिया है, ये नहीं लिया है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और चलो, ये तो अंदर की बात है। लेकिन मेरा सवाल ये भी आपसे कि आज शाहबुद्दीन, कुछ दिन पहले योगी जी थे, सिवान गए थे और आज अखिलेश यादव भी सिवान में जाने वाले हैं। शाहबुद्दीन के जो बेटे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, शाहबुद्दीन बिहार का एक गुंडा था और मुस्लिम वर्ग को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम, पैचेज ऑफ कोर्ट्स की दलाली करने के लिए गुंडे, अपराधियों, बाहुबलियों को लगातार टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया और मुस्लिम आबादी को एक वोट बैंक, भेड़ बकरियों की तरह एक वोट बैंक में तब्दील करके रखने का काम ये लालू प्रसाद यादव और शाहबुद्दीन जैसे लोगों ने किया। कभी किसी पढ़े लिखे आदमी को वोट टिकट दिया क्या? और विचारधारा क्या है इनकी? ये लोग कहते हैं कि शाहबुद्दीन जिंदाबाद, हम कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद। तो इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनको तय करना है ना कि शाहबुद्दीन जिंदाबाद होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद होगा। मुस्लिम वोटर्स कटेंगे एनडीए से? देखिए, मुस्लिम वोटर्स को मालूम हो गया, पसमानदा गरीब मुसलमानों को मालूम हो गया
कि उनकी जमीनों पर उनके अधिकारों को लूटने का काम कुछ एक उन्हीं के समाज के कुछ एक तथाकथित जमींदार कर रहे थे, जो अपने आप को बड़ी जाति का मानते हैं। और वैसे लोगों के कारण पसमंदा गरीब मुसलमानों ही नहीं, गरीब मुस्लिम बहनों का भी शोषण हो रहा था। तो उस पर कहीं ना कहीं वो लोग चिंतन कर रहे हैं। अब किसी के परिवार में किसी बहन बेटी का अगर शोषण चल रहा है और वो भी उन्हीं के ठेकेदार कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ तो वो समाज खड़ा ही होगा। चलिए सुमित जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बिहार में आज लगातार कई रैलियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ अखिलेश यादव ने भी ताल ठोका है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बता दें सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कई जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज मैदान में ताल ठोकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साथ ही नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष का शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास परिस्थितियों तंत्र को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने कहा कि कल भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इसरो को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत ने साइंस दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति सुबह भी गंभीर बनी हुई है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह दिल्ली की औसत एयर क्वालिटी 334 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। रविवार को भी दिल्ली की औसत AQI 366 दर्ज किया गया, जबकि कई निगरानी केंद्रों पर यह 400 से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली गैस चैम्बर बनने की ओर लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई मिलिट्री स्टेशनों पर भी ज़्यादातर में वायु गुणवत्ता सूचांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है और इसमें से आनंद विहार और साथ ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नरेला, रोहिणी और साथ ही वजीरपुर में शामिल है। वहीं NCR के कई शहर जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में पहुँच गई है। CB के मुताबिक रविवार शाम को 2.5 का स्तर और साथ ही 316 दर्ज किया गया, जो कि सामान्य सीमा में कई गुना अधिक होता है। अगले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बिगड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने यूक्रेन के टॉमहोक मिसाइल देने का अभी कोई विचार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने माइंडसेट बदल सकते हैं। इसके साथ ही बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। अफ्रीका के टॉमहोक मिसाइल की जरूरत है और ये कहकर जेलेंस्की को टरका दिया गया है, लेकिन अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो वो मिसाइल दे सकते हैं। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने टॉमहोक मिसाइल की डिमांड की है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने भी जेलेंस्की के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही लेंगे। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि अगर ट्रंप ने यूक्रेन को मिसाइलें दे दी तो रूस के लिए खतरा पैदा होगा। इसके साथ ही मिसाइलों को लेकर लगातार यहां पर बहस देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।